जिस तरह आप लोग को पता है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत जल्दी दे दिया, 10 दिन में हम लोग का होने वाला एग्ज़ाम जो 27 तारीख से शुरू हो रहा है, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आरआरबी का ग्रुप डी का लेवल 1 का जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया हुआ है सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता का, उसको लेकर यूथ कंपटीशन टाइम से एक बुक निकाला है। इसको हम लोग आज आज से हम लोग एक सेट बना रहे हैं जिसमें हम लोग साइंस का देख सकते हैं। ये सब यूनिट बांटा हुआ है। ये सब यूनिट को हम लोग पढ़ते जाएंगे, जैसे यांत्रिकी, गुरुत्वाकर्षण, पदार्थ, ये सब को धीरे धीरे करके हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 दिन में इस बुक को ख़त्म कर लें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, इसमें अच्छा खासा है। टोटल 752 पेज है। इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको हम लोग ख़त्म करें पर डे के हिसाब से। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर भौतिक फिजिक्स से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मात्रक और मापन करेंगे पहला, और इसका भी पहला सेगमेंट है मात्रक। हृदय की मांसपेशियों में लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होता है। यह लयबद्ध, संकुचित और संतुलन के बाद होने वाले शीतलन विश्रांति को मिलाकर हृदय का एक मंद कहा जाता है। हृदय स्पंद को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। आवर्धन की इकाई क्या है, तो आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है। इकाई वॉट को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इकाई वॉट को डैश के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसे हम लोग किस रूप में व्यक्त करते हैं, इकाई वॉट को हम लोग किस रूप में व्यक्त करते हैं। इसे हम लोग एक वॉट बराबर एक वॉट गुने एक एम्पियर होता है। एक वॉट बराबर क्या होता है, एक वॉट गुने एक एम्पियर होता है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई बराबर होती है वोल्ट बटा एम्पियर का। प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई है वो किसके बराबर होती है, वोल्ट बटा एम्पियर के बराबर होती है। किसी भौतिक राशि की मात्रक वोल्ट एम्पियर होगा तो प्रतिरोध का, किसी भौतिक राशि की मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर होता है प्रतिरोध का। वोल्ट बटा एम्पियर क्या है, तो वो प्रतिरोध है। हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र की सहायता लेते हैं, तो स्टेथोस्कोप का। हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए कौन से यंत्र से सहायता लेते हैं, तो स्टेथोस्कोप का सहायता लेते हैं। संवेग का एसआई पद्धति की इकाई क्या है, तो केजी मीटर प्रति सेकंड। संवेग का एसआई पद्धति का मापक क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड है। संवेग का एसआई पद्धति क्या है, केजी मीटर प्रति सेकंड है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होता है, तो प्रतिरोध का ओम होता है। दाब की एसआई इकाई क्या होता है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। दाब की एसआई इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। विस्थापन का एसआई इकाई क्या होता है, तो विस्थापन का मीटर होता है। विभवांतर का एसआई इकाई क्या होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। शक्ति का एसआई इकाई वाट होता है। जी का मान की एसआई इकाई वही है जो ऐसा इकाई होता है त्वरण का। जी के मान की ऐसा इकाई वही होती है जो ऐसा इकाई होती है त्वरण का। न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर की ऐसा इकाई गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक होती है। भार की ऐसा इकाई बल के इकाई के बराबर होती है। भार का जो ऐसा इकाई है वो बल के ऐसा इकाई के बराबर होता है। डैश का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, चाल की ऐसा मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड चाल की ऐसा इकाई होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाइयाँ एक ही होगी, तो भार और बल का एक ही होगी। बल और भार का एक ही होगी, और बल और निक्षेपित बल का भी एक ही होगी। देखिए जैसे दाब का होता है पास्कल, ठीक है। बल, भार और उत्पेक्ष, बल है, भार है और उत्पेक्ष बल है। सबका होता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और गति का होता है न्यूटन मीटर। निम्नलिखित में से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका ऐसा इकाई है, तो ये त्वरण का इकाई है। त्वरण का इकाई क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। डैश का इकाई जूल प्रति सेकंड है, तो शक्ति का इकाई क्या है, तो जूल प्रति सेकंड है। जूल प्रति सेकंड किसका इकाई है, शक्ति का इकाई है। डैश का इकाई न्यूटन होता है, तो वजन और बल का इकाई न्यूटन होता है। वजन और बल की ऐसा इकाई न्यूटन होती है। वजन और बल की ऐसा इकाई न्यूटन होती है, वजन और बल का। विद्युत धारा की ऐसा इकाई एम्पियर होगी। विद्युत धारा की ऐसा इकाई एम्पियर होती है। विद्युत धारा की ऐसा इकाई एम्पियर होती है। इसके बाद डैश की ऐसा इकाई एम्पियर है, तो विद्युत धारा की ऐसा इकाई एम्पियर होती है। डैश की ऐसा इकाई वोल्ट होती है, तो विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है। कूलॉम किसकी ऐसा इकाई है, तो विद्युत आवेश का है। कूलॉम किसकी ऐसा इकाई है, विद्युत आवेश का है। त्वरण का ऐसा इकाई क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। त्वरण का ऐसा इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इनमें से कौन सा तापमापी की ऐसा इकाई है, तो केल्विन। तापमापी का ऐसा इकाई क्या होता है,
तो केल्विन होता है। मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय इकाई किसका है, तो ये न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर किसका है, तो ये आपका दाब का है। न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर किसके अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो दाब की है। न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर किसका अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो ये दाब की है। किसका है, तो दाब की है। भार का ऐसा इकाई वही है जो बल की ऐसा इकाई है। भार का ऐसा इकाई वही है जो बल की इकाई है। दी गई भौतिक राशियों की सापेक्ष राशि नहीं है, तो कौन कौन सापेक्ष राशि है, तो त्वरण है, वेग है, दूरी है। सापेक्ष राशि कौन कौन है, तो त्वरण, दूरी और वेग है। समय सापेक्ष राशि नहीं है। लेकिन तो कौन सी राशि का मात्रक नहीं होता, तो अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं होता है। घनत्व का किलोग्राम मीटर स्क्वायर या ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, बल का न्यूटन या किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से किस इकाई के इस युग्म की इकाई समान नहीं होती है, तो बल और दाब बराबर नहीं है, बाकी चाल और वेग समान है। दूरी और विस्थापन भी बराबर हो सकता है, कार्य और ऊर्जा भी बराबर हो सकता है, पर चाल और दाब बराबर नहीं हो सकता, सॉरी बल और दाब बराबर नहीं हो सकता है। ओम मीटर की इकाई क्या है, तो प्रतिरोधकता है। ओम मीटर की इकाई क्या है, तो प्रतिरोधकता है। प्रदंता की ऐसा इकाई क्या, मंदता, जो मंदता है उसकी ऐसा इकाई क्या होती है, तो मीटर प्रति सेकंड का -1, मीटर प्रति सेकंड का -1। यह देखिए मीटर प्रति सेकंड माइनस स्क्वायर हुआ ना। मंदता की ऐसा इकाई मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर है, माइनस स्क्वायर है। निम्नलिखित में से किस युग्म का ऐसा इकाई समान होता है, तो कार्य और ऊर्जा का ऐसा इकाई समान होता है। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई कितना है, तो विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता को मापी जाती है डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता किससे मापते हैं, डेसिबल से। अब दूसरा आ गया मापन। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 गुने 10 का पावर 5 पास्कल। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है, 1.01 गुने 10 का पावर 5 पास्कल होता है। 746 वाट बराबर एक अश्व शक्ति होता है। 1 किलो वाट बराबर 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल होता है। 1 किलो वाट बराबर 1000 जूल होता है सेकंड। 5.5 किलो वाट बराबर क्या होगा, तो 1 किलो वाट बराबर 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल। तो इसको 5.5 से गुना कर देंगे तो 19.8 गुने 10 का पावर 6 जूल। 5.6 को भी इसी तरह करेंगे। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी गुने 1 मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 केजी गुने 1 मीटर स्क्वायर। न्यूटन क्या है, तो 1 केजी गुने मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 4.6 किलोवाट हो गया। फिर 2 किलोवाट है, 4.2 किलो, भाई इसको 3.6 गुने 10 का पावर 6 से गुना कर दीजिए, निकल जाएगा 4.2 को। अब आ जाए प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी की माप करते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर 10 का पावर -9 मीटर होता है। 1/10 का पावर 9 में 1 बटा कर दिए तो पावर 9, वही खाली सीधे रहता तो 1/10 का पावर 9 मीटर होता है। 1 कूलॉम बराबर क्या होता है, तो 1 एम्पियर। 1 कूलॉम बराबर 1 एम्पियर है। 1 कूलॉम बराबर 1 एम्पियर है। 1 पिकोमीटर किसके बराबर है, तो 10 का पावर -12 मीटर के बराबर है। 1 पिकोमीटर किसके बराबर है, तो 10 का पावर -12 मीटर के बराबर है। 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन गुने 1 मीटर है। 1 जूल बराबर क्या है, तो 1 न्यूटन गुने 1 मीटर है। एक विशेष घर में 5 दिन के लिए 100 इकाई ऊर्जा कर कितने जूल यूज होगा, तो 1 जूल होगा 3.6 10 का पावर 6, 3.6 10 100 इकाई यूज कर रहे हैं, 10 का पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ मापक यंत्र। रक्तचाप को मापने के लिए किस चित्रकर्ष का उपयोग करते हैं, तो इसे स्फेग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। ग्लैव्नोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर धारा की उपस्थिति का सूचन करता है। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग करते हैं, तो वोल्टमीटर का। ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश के मापने के लिए किया जाता है, तो वो करते हैं हम लोग। ऑडोमीटर जिसका उपयोग हम लोग गाड़ियों की दूरी मापने के लिए करते हैं। ऑडोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं, ऑडोमीटर का प्रयोग दूरी मापने के लिए करते हैं। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं, तो पानी की गहराई को। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं, तो पानी की गहराई को मापने के लिए। दूध का घनत्व का निर्धारण के लिए कौन सा उपकरण उपयोग है, तो दूध के घनत्व को मापने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रव की अपेक्षित घनत्व मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। थर्मोमीटर से तापमान। ऑटोमोबाइल में यात्रा में दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं।
ओडोमीटर वाहनों द्वारा चली गई दूरी, ट्रैकोमीटर से वायुयान की गति, स्पीडोमीटर से वाहनों की गति। मोटर गाड़ी के ऑडोमीटर क्या मापता है? तो ये दूरी मापता है, ऑडोमीटर। वह उपकरण जिससे उपयोग मोटर गाड़ियों की दूरी मापने के लिए करते हैं वो ऑडोमीटर है। किसी वोल्टमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए करते हैं तो वोल्टमीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए करते हैं हम। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग हम लोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। वाहन की गति जानने में मदद करता है, वाहन की गति जानने में कौन मदद करता है? तो स्पीडोमीटर। डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है तो सोनार है। डैश का प्रयोग हम लोग हवा में डैश का उपयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए करते हैं तो एनीमोमीटर का। फिर आता है भौतिक राशियाँ। निम्नलिखित में किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं? तो कार्य में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। कार्य में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। एक वेक्टर राशि के परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और सदिश नहीं होता है। निम्नलिखित कौन सा अदिश राशि नहीं है? तो कौन सा है? तो ए केवल एक क्या है? वे वेक्टर राशि जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होता है, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम इनमें से नहीं होता है। कौन सा अदिश राशि? इसमें से अदिश राशि कौन? दाब एक अदिश राशि, जबकि बल, संवेग और विस्थापन सदिश राशि है। सबसे उचित विकल्प कुछ नहीं। संवेग में डैश होता है तो संवेग में क्या होता है? संवेग में दिशा और परिणाम दोनों होता है। एक सदिश राशि के परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। इनमें से कौन सा सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सा है? तो विस्थापन सदिश राशि है। बाकी कार्य, गति, ऊर्जा अदिश राशि है। इनमें से किसी जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो इसमें तुम्हारा बल और त्वरण में हमेशा दिशा एक जैसा ही होगा, बल और विस्थापन में। कुछ परिणामों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणामों के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को सदिश कहा जाता है। निम्न में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है? तो संवेग में दिशा और परिणाम दोनों होता है। अब आ जाइए दूसरा चैप्टर, यांत्रिकी। अब हम लोग मैकेनिकल करेंगे। हाँ, यांत्रिकी सेकंड चैप्टर हम लोग क्या करेंगे? यांत्रिकी। इसका सबसे पहला चैप्टर है, इसका सब चैप्टर में कार्य वर्क। इसमें क्या है? इसमें आपको न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम लोग इसका ये करेंगे। एक हवाई जहाज, ये भी न्यूमेरिकल है। हाँ, ये ठीक है। जमीन के ऊपर एक बिंदु से पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को इसमें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन के उस बिंदु पर उठाने पर किए गए कार्य के रूप में परिभाषित करते हैं। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु तक उठाने के लिए किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। 1 kg, ये भी एक तरह का न्यूमेरिकल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ये भी न्यूमेरिकल है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यदि कार्य करने का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पे कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पे कार्य हो रहा है उसमें उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। निम्नलिखित में से इनमें से कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इनमें से कौन सा कार्य? देखो, कपिल अपने कंधे पे 10 किलोग्राम भार लेके खड़ा, ये कोई कार्य नहीं है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है, ये कार्य है। एक कोहली किसी बस से किसी कार तक एक वजन लेके जाता है, यह भी कार्य है। अरुण मैदान में क्रिकेट खेल, यह भी कार्य है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन बल की दिशा में होता है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन बल की दिशा में होता है। एक कोई कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का 90 डिग्री का कौन होगा? 90 डिग्री का कौन होगा? यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। एक कुली 100 मीटर की दूरी पर 50 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य, क्योंकि भार उठा रहा है ना, तो शून्य गेज के 90 डिग्री पे खड़ा है वो। किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा था, कोई कार्य शून्य है यहाँ पे। बाकी पवन चक्की में कुएं से पानी निकालना कार्य है। सुमन के पुल में तैर रही, वो भी कार्य है। एक इंजन में ट्रेन खींच रही, वो भी कार्य है। 20 न्यूटन के बल से 20 के 80 कार्य हो जाता है, 80 जूल। एक मजदूर के हटाओ। कार्य होता है यदि ऊर्जा है। कार्य होता है यदि ऊर्जा है। कार्य कब होगा? यदि ऊर्जा है तो। जब विस्थापन प्रत्येक बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। किसी वस्तु पे किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पे निर्भर नहीं करता है? तो प्रस्तुत बल पे करता है, विस्थापन पे करता है, बल और विस्थापन के बीच पे कोण पे भी करता है, पर वस्तु के द्रव्यमान पे कार्य निर्भर नहीं करता है।
निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो एक चली हुई गोली सबसे अधिक कार्य करेगी क्योंकि ज़्यादा दूरी और विस्थापन तय कर रही है। एक वस्तु का 120 जूल डैश कार्य कहलाता है? तो बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन ही कार्य कहलाता है, बल गुने विस्थापन ही कार्य कहलाता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, प्रस्तुत बल पर। यदि बल F है तो किया गया कार्य W क्या होगा? वो भी शून्य होगा। एक वस्तु है ये एक या जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा हो लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? तो ये बिल्कुल कोई कार्य नहीं होता है। यदि कोई न्यूटन, हाँ, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो किस पर निर्भर करता है? तो विस्थापन पे, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर और लागू बल पे करता है। कि यदि किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता है तो किस पे, किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता तो किस पे करता है? उस कोण पर, वह कोण जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त हो, प्रयुक्त बल पे और विस्थापन पर। डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है तो विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। वस्तु की स्थिति में क्या वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए आवश्यक है। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है कार्य। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य का गुणनफल बल और वस्तु के बल के दिशा में विस्थापन है। कार्य का गुणनफल क्या है? बल और वस्तु के बीच के दिशा में विस्थापन। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो विस्थापन पर निर्भर करता है, बल पे करता है, एफ और एस के बीच के कोण पे भी करता है, पर संवेग पे बल कार्य निर्भर नहीं करता है। यदि किसी वस्तु पे लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थापित बल की दिशा के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे हम लोग कहेंगे किया गया कार्य। किसी पिंड पे कार्य तभी किया जाता है जब वह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। लागू किए गए बल विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य शून्य होगा। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है तो कार्य करने में वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। एक अपराधी गति करते समय एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है तो कार पर हवा पर किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। एक लड़की किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि यह गतिशील नहीं है तो उसे क्या कहेंगे कि इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। यदि वस्तु विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पे लगाया गया कार्य शून्य होगा। यदि वस्तु पर विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पे किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? तो कौन कौन गुण है? तो कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पे बल लगाया जाना आवश्यक है। कार्य का केवल परिणाम होता है। कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। कार्य तभी होता है जब ऊर्जा हो। कार्य तभी होता है जब ऊर्जा हो। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का उदाहरण नहीं है? तो कौन कौन है? कौन कौन कार्य का उदाहरण कौन कौन है? तो लकड़ी कमरे में लड़के के कमरे की दीवार धक्का देना कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है। लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्के देने से ट्रॉली का आगे बढ़ना कार्य है। सतह पे पकड़े कंकड़ का दबाव डालना वो भी कार्य है। किताब की किसी ऊंचाई से उठाना वो भी कार्य है। जब प्रयुक्त बल की दिशा में वस्तु को गतिशील होने की दिशा में एक दूसरे के लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं होता। लंबवत होगा तो 90 डिग्री, कोई कार्य नहीं। यदि बल और विस्थापन के बीच की डैश किया गया कार्य ऋणात्मक हो जाएगा तो 180 डिग्री होगा तो कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। जब बल विपरीत दिशा में हो रहा हो तब उसे ऋणात्मक माना जाता है। अब आ जाइए अगला चैप्टर, शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति करते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति करते हैं।
शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित करते हैं? तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। कार्य करने की दर तथा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करे तो पावर बराबर क्या होगा? पावर बराबर होगा कार्य बटा समय। यदि कोई टी समय में W कार्य करता है तो उसका पावर बराबर क्या होगा? कार्य बटा समय, W/T, कार्य बटा समय होगा, तब निकलेगा पावर। शक्ति बराबर W/T, जहाँ W का अर्थ क्या है? तो कार्य, W वर्क बाय टाइम। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्यों की गति को मापती है? तो शक्ति। निम्नलिखित कौन सी भौतिक मात्रा किसी किए गए कार्यों को गति को मापती है? तो वो है शक्ति, जो मापती है। उन भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है, तो वो है शक्ति। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है, तो वो है शक्ति। औसत शक्ति निम्न किसके बराबर होती है? तो औसत शक्ति बराबर कुल पर्याप्त ऊर्जा बटा कुल समय। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर रहा है, तो ऐसे हवाई जहाज में कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न से किसका उदाहरण है? तो ये शक्ति का उदाहरण है, शक्ति का उदाहरण है। अब आ जाइए ऊर्जा का। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कथनों पर विचार कौन सा सही है? ऊर्जा ना तो निर्माण की जा सकती है, ना ही इसका नष्ट हो सकता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट हो सकता है, लेकिन इसे एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। इसे डैश भी कहते हैं, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। यदि किसी प्रतिरोध का नग्न माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज और गतिज ऊर्जा के बीच का योग क्या होगा? तो स्थिर रहेगा। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश में संग्रहित होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा में संग्रहित होती है। डैश कोनों में गतिज ऊर्जा अधिकतम है, तो गैस के कणों में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। गैसों के कणों में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। एक घर में एक माह में 900 गुने 250 यूनिट है। एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है और वह अपनी इस गतिज ऊर्जा को एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, वह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है। एक वस्तु की गति स्थितिज ऊर्जा को इसकी डैश के साथ वृद्धि करेगा, तो ऊंचाई के साथ वृद्धि करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसकी ऊंचाई के साथ बदलती है? तो स्थितिज ऊर्जा बदलती है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति और आकार लेने की वजह से लगने वाले ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। एक कार उच्च गति से चल रही है, वह किस ऊर्जा से युक्त होगी? तो गतिज ऊर्जा से। निम्न में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। ऊर्जा व्यावसायिक इकाई। किसी खींचे हुए रबड़ बैंड में स्थितिज ऊर्जा के प्रकार में ऊर्जा होती है। किसी खींचे हुए बैंड में स्थितिज ऊर्जा प्रकार की ऊर्जा होती है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में केवल गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। किसी पहाड़ से गिर रहे पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। गिरते हुए नारियल में होती है गतिज ऊर्जा। गिरते हुए नारियल में क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है गिरते हुए नारियल में। इसके बाद बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई में चली जाती है, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है। टरबाइन द्वारा बहते हुए पानी में हवा का उपयोग डैश में परिवर्तन करता है, तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है टरबाइन क्या करता है? गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसी बंदूक से दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक होती है। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक होती है। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा होती है। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा होती है तो किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा डैश के प्रकार है, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जा होती है, स्थितिज और गतिज ऊर्जा।
ऊर्जा के संबंध में ना कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन कौन सत्य है? ऊर्जा एक भौतिक पदार्थ नहीं है, ये बात सही है। ऊर्जा एक भौतिक पदार्थ है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऊर्जा ऊर्जा किसी वस्तु का गुण है कि ना कि कोई भौतिक पदार्थ है। ऊर्जा जो है किसी भौतिक पदार्थ का गुण है, पदार्थ नहीं है, एक गुण है उसका, ठीक है। ऊर्जा किसी कार्य के करने की क्षमता मापा जाती है, ये बात सही है। ऊर्जा का कई रूपों में संग्रहित किया जा सकता है और मापा जाता है, ये भी बात सही है। रूपांतरित के दौरान निगत ऊर्जा में निर्वात में जाती है, नहीं, ये बात गलत है। निगत में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ओर से मुक्त रूप से गिरने वाला पिंड में कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड में कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो ऊपर से पिंड में गिरता है तो कोई ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित में किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? तो बांध के पानी में। स्थितिज ऊर्जा किसमें होती है? निम्नलिखित में इसमें किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? तो बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होगी? तो बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा होगी। और इसमें देखा जाए तो उठाया हुआ हथौड़ा में भी स्थितिज ऊर्जा होगी, उठाया हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होगी। इसके बाद निम्नलिखित में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी? तो होगी किसमें किसमें? लुढ़कता हुआ पत्थर में होगी, गिरता हुआ नारियल में होगी, गतिमान कार में, सब में गतिज ऊर्जा होगी। पर उठा हुआ हथौड़ा में स्थितिज नहीं, सॉरी गतिज नहीं, स्थितिज ऊर्जा होगी उसमें। इनमें से कौन सी वस्तु में गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो होती किसमें किसमें है? बहती हवा में होता है, लुढ़कता पत्थर में, चलती गोली में। उठा हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा ना कि गतिज ऊर्जा है। किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिरावट के दौरान गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्वेश्चन क्या है? किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके वस्तु पे गति स्थितिज ऊर्जा का मान में क्या परिवर्तन होगा? तो स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। साइकिल चलाते समय ऊर्जा किस प्रकार रूपांतरित होता है? तो रासायनिक रूप से पेशी ऊर्जा फिर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब वह भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगा? गतिज ऊर्जा होगा। किसी वस्तु पर लगने वाला सामर्थ्य को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। बारिश के दौरान ऊर्जा को किस प्रकार में परिवर्तन होता है? तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता जा या घटता है? तो स्थितिज ऊर्जा। ऊंचाई के साथ बढ़ता घटता कौन है? तो स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो mgh है। गतिज ऊर्जा का हाफ mv² होता है। गतिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा सूत्र क्या था? हाफ mv² है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है? कौन कौन है? तो घर की छत पर रखी एक ईंट एक घड़ी की स्प्रिंग में घूमती है और संपीड़ित स्प्रिंग और जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की सक्षम वस्तु में ऊर्जा होती है। कार्य करने के में सक्षम वस्तु में ऊर्जा होती है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि उसमें निहित होती है गतिज ऊर्जा। कौन सा कथन गलत है? तो सही क्या क्या है? संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिशील कार में स्थितिज ऊर्जा होती है। संपीड़ित स्प्रिंग में भी स्थितिज ऊर्जा है, उठाए गए हथौड़े में भी है। गतिशील कार में स्थिति गतिज ऊर्जा होती है, पर बांध के जल में गतिज नहीं स्थितिज ऊर्जा होती है। दिए गए चित्र के संदर्भ क्या अनुमान लगाया जा सकता है? क्या अनुमान लगा सकते हैं? दोनों वाहन गतिज ऊर्जा में है। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। कोई लड़का गैस से भरा एक गुब्बारा छोड़ता है, जो ऊपर उठता है तो स्थितिज ऊर्जा घटती है। स्थितिज ऊर्जा स्थिति देखो क्या बोल क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो उसके ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा वैसे से बढ़ती है। ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ऊंचाई बढ़ने से स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है क्योंकि एक साइकिल की गति 2 गुनी की जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा को अगर गति दुगनी करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी।
निम्नलिखित में से कौन सा गतिज ऊर्जा के साथ बढ़ती है? तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के साथ बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन समान है? देखिए, एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, तो यह कंकड़ की कांच को तोड़ सकता है गतिज ऊर्जा से। किसी गतिशील वाहन की गतिज ऊर्जा तेजी से चलती हुई हवा में कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है गतिज ऊर्जा में। हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है गतिज ऊर्जा में। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक के पीछे की ओर आती है, तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो गोली से कम हो जाती है। किसी वस्तु के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और भूमि के से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची और इसके ऊपर जाने के बाद ऊंचाई h का 1/4 पे वस्तु होगी, तो कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो mgh है। सही विकल्प इस एक्शन की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा बढ़ती और गतिज ऊर्जा घटती है। यदि किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिराने के दौरान उसमें कौन सी ऊर्जा उसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। किसी बंदूक के एक बुलेट दागने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक होती है। अब आ जाइए द्रव्यमान मास पढ़ेंगे। द्रव्यमान मास। किसी वस्तु का जड़त्व को मापने के लिए निम्न इकाई में से किसका यूज करते हैं? तो द्रव्यमान का। किसी वस्तु का द्रव्यमान को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो जड़त्व का। क्या पहला क्वेश्चन होता है? किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए इकाई के रूप में द्रव्यमान का यूज करते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जड़त्व का। जड़त्व मापने के लिए द्रव्यमान और द्रव्यमान मापने के लिए जड़त्व का मापन करते हैं। वस्तु के जड़त्व को किसका मापन होता है? तो द्रव्यमान का मापन होता है। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु में होने वाले पदार्थों की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्य बटा आयतन बराबर क्या होता है? तो घनत्व। द्रव्य बटा आयतन बराबर क्या होता है? तो घनत्व होता है। किसी पदार्थ की इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो घनत्व। यदि किसी वस्तु का भार 900 तो उसका घनत्व कितना, द्रव्यमान कितना होगा? तो 20 kg होगा। बल बटा त्वरण बराबर द्रव्यमान होता है। बल बटा त्वरण बराबर द्रव्यमान बराबर क्या होता है? बल बटा त्वरण। द्रव्यमान बराबर बल बटा त्वरण। कौन सा त्वरण के मान का गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? तो द्रव्यमान नहीं करता है। द्रव्यमान नहीं करता है। किसी ऑब्जेक्ट का डैश में नियत है और वह स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, तो द्रव्यमान। किसी ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान नियत है वह स्थान बदलने, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, बल बदलते रहता है और भार। अब आ जाइए अगला, न्यूटन के गति के नियम। निम्नलिखित कौन सा उदाहरण न्यूटन गति के पहले नियम को दर्शाता है? जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर झटका लगता है, यह न्यूटन का पहला नियम है। यदि हम पेड़ की शाखा पर तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्ती पेड़ से अलग हो जाती है, यह हमारा जड़त्व के कारण होता है। गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के संबंध को दर्शाता है। गति का जो तीसरा नियम है वो स्थिति और वेग के बीच के संबंध प्रदान करता है। गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच के संबंध को प्रदान करता है। गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। गति का जो दूसरा नियम है वो संवेग से संबंधित है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। बल का दूसरा नियम। समीकरण F=ma को न्यूटन के दूसरे नियम के रूप में जाना जाता है। समीकरण F=ma न्यूटन के दूसरे नियम के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो सही कौन का है? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो 1687। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष कब था? तो 1687 था। गति का प्रसिद्ध नियम न्यूटन ने दिया था। गति का प्रसिद्ध नियम न्यूटन ने दिया था। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है। एक निकाय में संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है। गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? यदि किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल के दिशा में वस्तु के लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सही कौन कौन कथन है? सही कथन कौन कौन है? तो एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। जब घूर्णन करता है तो एक पंखा बंद हो जाता है और कुछ
कुछ समय तक घूमता भी रहता है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री एक आधे आगे की ओर झटका लगता है। ठीक है, 1 kg × 1 मीटर प्रति सेकंड किसको कहते हैं? तो 1 न्यूटन को कहते हैं। 1 न्यूटन बराबर 1 kg × 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तेज गति से आने वाली क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्रक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों लेता है? क्योंकि वह लंबे समय तक बल कम करने का अनुभव करे। एक राइफल ने गोली चलाई और यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर जाता है तो राइफल की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग बल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के तृतीय नियम की व्याख्या करता है? तो रॉकेट का लॉन्च करना। रॉकेट लॉन्चिंग के कौन सा नियम आधारित है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। न्यूटन का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होता है? तो जब कोई व्यक्ति नाव को नदी में के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर चली जाती है। कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो रॉकेट का लॉन्च करना। किसी भी क्षण रॉकेट किसी त्वरण के निर्वासित गैसों के वेग का घनत्व n है तो त्वरण समानुपाती होता है, तो n का मान होता है 1। क्या कहता है? एक 70 kg का मानव 50 न्यूटन का भार से 50 kg के आदमी को धक्का देता है। 50 kg वाला आदमी दूसरे व्यक्ति को भार में कितना करेगा? तो 50 न्यूटन से ही करेगा। न्यूटन के नियम कणों में अच्छे सिद्ध नहीं पाए जाते हैं। क्या है? न्यूटन के नियम कणों के अच्छे सिद्ध नहीं पाए जाते हैं तो प्रकाश के वेग के साथ तुलनात्मक वेग की गति की करने में। आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में रॉकेट का प्रणोद स्थिर होता है। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में रॉकेट का जो प्रणोद है वो स्थिर होता है। रॉकेट का प्रणोद स्थिर होता है। इसके बाद स्थिर और गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने के लिए वस्तु की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। जब एक कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं को केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। वह बल जड़त्व के कारण है। एक गिलास में रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा गया सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन निम्न किस व्याख्या करता है? तो जड़त्व का नियम को। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन इसका, निम्नलिखित में किसमें मध्यम जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज में मध्यम जड़त्व का मान अधिकतम होता है। अब अगला है फोर्स। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो किया गया बल की आवश्यकता होगी। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है। m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल m × a होता है। जब कोई प्रतिरक्षी बल F के विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री होगा। यदि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है तब इस पर कोई ना लगा रहा हो तो बल कोई नहीं लग रहा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु पर लागू संतुलित बल प्रभावी होता है? एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन के लिए। बल क्या है? तो द्रव्यमान गुणित त्वरण है। बल क्या है? तो द्रव्यमान गुणित त्वरण है। द्रव्यमान गुणित त्वरण क्या है? तो बल है। प्रतिबल के प्रभाव पे किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिबल क्षेत्रफल के प्रभाव पर निर्भर करता है। प्रतिबल जो है वो क्षेत्रफल के प्रभाव पर निर्भर करता है। यदि एक वस्तु दोनों सिरों को पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को खिंचाव कहते हैं। यदि एक वस्तु को दोनों सिरों से पकड़ खींची जाती है उस पर लागू बल को खिंचाव कहते हैं। द्रव्यमान स्थिर 2 सेकंड में हटाओ इसको। न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है। हाँ, किसी पदार्थ पे डैश कार्य करने के बावजूद भी उस पे आकार में परिवर्तन न होने के गुण को देखो। किसी पदार्थ पे बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। क्या कहलाता है? दृढ़ता कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पे लागू असंतुलित बल प्रभावी नहीं? इनमें से कौन सी एक वस्तु पे लागू असंतुलित बल प्रभावी नहीं है? तो कौन कौन में लागू है? एक वस्तु की गति में परिवर्तन है, एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन है, एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन है। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पे कार्य करने के वाला बल कहलाता है शून्य। निकाय पे कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। इसके बाद डैश की प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है तो बल प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है।
कहता है किसी वस्तु की गति में लगने के लिए उसे धक्का देना और खींचना क्या कहलाता है? तो किसी गति को क्या कहते हैं? उसे बल कहते हैं। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। क्या लिखा है? दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। न्यूटन होता है इसका सही मात्रक, बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। डैश वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया करता है तो बल, बल जो है दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया करता है। निम्नलिखित निम्न परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल किया जाता है? तो नकारात्मक बल कहलाता है जब कोई वस्तु विपरीत दिशा में स्थानांतरित होता है। ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु पर समान दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? सामान्य बल कहते हैं। खींचने का एक उदाहरण है ध्वज फहराना। खींचने का उदाहरण क्या है? तो ध्वज फहराना। सभी बलों में होता है परिणाम और दिशा। सभी बलों में क्या होता है? परिणाम और दिशा दोनों होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु पे कार्य करने वाले गुरुत्वीय बल को भार कहते हैं। किसी वस्तु पे कार्य करने वाले गुरुत्वीय बल को भार के रूप में जाना जाता है। जब दो समान बल किसी पिंड को एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड में प्रयुक्त होने वाला बल शून्य होता है। जब कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है तो इस पर कोई बल ना लग रहा हो। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है, जब इस पर कोई बल ना लग रहा हो तब उसमें कोई सतत चाल चलती रहेगी जब तक वो हो। ठीक है। अगला है रेखीय संवेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे? तो संवेग कहेंगे। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या कहलाता है? तो संवेग कहलाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है। एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यक्ष पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग से। द्रव्यमान गुने वेग से। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो इसका संवेग दोगुना हो जाए। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल को दोगुनी कर दी जाए तो इसका संवेग दोगुना हो जाता है। संवेग दोगुना हो जाता है। एक टकराव में संवेग में हमेशा बचत होती है। एक टकराव में संवेग में हमेशा बचत की जाती है। किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर। किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। रेखीय संवेग डैश के बराबर होता है तो रेखीय संवेग द्रव्यमान गुने वेग के बराबर होता है। रेखीय संवेग द्रव्यमान गुने वेग के बराबर होता है। द्रव्यमान का वेग गुने वेग के बराबर होता है। वेग को यदि दुगुना कर दिया जाए तो संवेग दोगुना और गतिज ऊर्जा चार गुना हो जाएगी। यदि वेग को दोगुना और गतिज ऊर्जा को चार गुना कर दिया, यदि वेग को दुगुना कर दिया जाए तो संवेग दोगुना और गतिज ऊर्जा चार गुना हो जाती है। गतिज ऊर्जा चार गुना हो जाती है। एक हल्की और भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है तो उनके संवेग अधिक होगा तो भारी पिंड का होगा। एक हल्का और एक भारी पिंड का गतिज ऊर्जा अगर समान है तो उनके संवेग अधिक होगा तो भारी पिंड का होगा। संवेग संरक्षण का नियम। किसी रॉकेट की उड़ान भरना किसी रॉकेट का उड़ान भरना संवेग संरक्षण के नियम द्वारा समझाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य कर रहा है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। एक सेल में विस्फोट के बाद कोई कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो संवेग संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षित रहता है। अब आ जाइए दूरी और विस्थापन। डैश व भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है तो दूरी।
डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो वो दूरी है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। डैश का प्रयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने के लिए किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति और उसके संदर्भ की अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो दूरी और विस्थापन का वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है विस्थापन को। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? तो विस्थापन प्रदान करता है। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है, तो वस्तु की वास्तविक विस्थापन शून्य हुआ है। फिर चाल बटा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ कुछ वस्तुओं को स्थिति में लगातार बदलती जा रही हो, तो वह तब कहा जाता है वह गतिशील है, तब वह कहा जाता है वह गतिशील है। एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है, तो गति कहलाती है 4.8 मीटर प्रति सेकंड। किसी वस्तु का त्वरण इसके वेग के प्रति इकाई के समय के में हुआ परिवर्तन है। किसी वस्तु का जो त्वरण है इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। किसी वस्तु का त्वरण इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग देखने पर ग्राफ को क्या कहते हैं? तो वेग समय ग्राफ कहते हैं। समय के साथ किसी वस्तु के वेग देखने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? तो वेग समय ग्राफ कहते हैं। औसत चाल तथा औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है दिए गए समय अंतराल के दौरान। एक भीड़ वाली सड़क पर एक बस में गति गति डैश गति का उदाहरण है। तो एक बस में भीड़ वाली गति किसका उदाहरण है? तो ये असमान गति का उदाहरण है, असमान गति का उदाहरण है। चाल दूरी समय का सही संबंध होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे असमान गति में कहा जाता है। असमान गति में कहा जाता है। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है वेग। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को वेग कहा जाता है। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति को निर्दिष्ट करता है? तो वेग। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो वेग के रूप में जाना जाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। फिर आता है प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी कोण में फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित हो सकती है 45 डिग्री तक में। किसी प्रक्षेप का पर्यवेक्षक पथ होता है परवलय होता है। त्वरण वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय त्वरण कहलाता है। इसके यदि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? तो शून्य होगा। इसके बाद 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किलोग्राम के एक एल्युमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। तो शून्य त्वरण का अर्थ होता है वेग में वस्तु का वेग स्थिर है। शून्य त्वरण का अर्थ क्या है? वस्तु का वेग जो है वो स्थिर है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या था? धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग बढ़ रहा है। वस्तु का वेग बढ़ रहा है। एक समान वेग से चलती कोई वस्तु का त्वरण शून्य होगा। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण शून्य होगा। त्वरण की विमा L का पावर 1, M का पावर 0, T का पावर -2 है। स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात करें तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मंदन का अर्थ होता है ऋणात्मक त्वरण। मंदन का अर्थ क्या है? ऋणात्मक त्वरण। किसी वस्तु के वेग व्यवस्थित हुए समय के समानुपाती होता है। वस्तु का एक समान त्वरण होता है। बल बटा द्रव्यमान। बल बटा द्रव्यमान क्या है? तो बल बटा द्रव्यमान त्वरण है। बल बटा द्रव्यमान त्वरण है। इसके बाद 250 मीटर। यदि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटेगा। डैश एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन का माप त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन का माप त्वरण कहलाता है। वेग समय ग्राफ की रेखा का ढलान त्वरण कहलाता है। मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु में घटती हुई चाल से चल रही है। अब आता है रेखीय समीकरण का उदाहरण।
ये देखिए गति का दूसरा समीकरण इस स्थिति और समय के बीच दिखाता है। गति का जो दूसरा समीकरण है वो स्थिति और समय के बीच का संबंध दिखा। दूसरा समीकरण क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, जो स्थिति और समय को दिखा रहा है। वही प्रथम समीकरण भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, और तृतीय नियम होता है भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस होता है। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और स्थान डैश के बीच के संबंध को दर्शाता है, तो समय का। अगला क्वेश्चन है घर्षण। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं हो तो उस पर तो किसके कारण रुक जाता है, तो घर्षण के कारण। अगर कोई गतिमान वस्तु पे कोई बल आरोपित नहीं है तो किसके कारण रुक जाएगी, तो वो घर्षण के कारण रुक जाएगी। दो सतहों के बीच सतह में अनियमितता के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। घर्षण बलों की दिशा के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है, हमेशा विपरीत दिशा में। घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य को क्षय नहीं करते, बल्कि यह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर आता है सरल आवर्त और घूर्णन गति। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में विरुद्ध पथ पर गति करता है तो इस गति को अरेखीय गति कहेंगे। जब निकाय में एक समान वृत्तीय गति से चलने में लगने वाला आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदल जाता है। एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति में करने वाले पिंड की गति को समान वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करते हुए वस्तु के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। यदि किसी दोलक द्वारा लगाए गए आयाम को पूरा करने के लिए लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। किसी सैटेलाइट या पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। झूले पे बैठे लड़के की गति 8 आवृत्ति होती है। इस तरह हम लोग का दूसरा चैप्टर यांत्रिकी खत्म। अब अगला चैप्टर ग्रेविटी करेंगे।